गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाला चल रहा था, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया था। आज एक हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज विष मेटल, विष धातु। विष धातु वाला टॉपिक आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मतलब विष धातु क्या होती है, ध्यान रखना। एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ना वो विष धातु बनाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं जो विष धातु बनाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लैंथेनाइड होते हैं। विष धातु का जब निर्माण होता है तो विष धातु में क्या होते हैं, विष धातु में लैंथेनाइड्स होते हैं। विष धातु में क्या होता है, लैंथेनाइड्स होते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड्स होते हैं। इसके अंदर एनडी होता है, इसके अंदर एलडी होता है और बाकी परसेंट जो होता है ना उसके अंदर बहुत सारे तत्व इसके अंदर होते हैं। तो ये विष धातु का निर्माण इसके अंदर होता है। इसमें सीरियम भी होता है। सीरियम जो होता है इसके अंदर, सीरियम जो होता है वो होता है 40% और एनडी जो होता है वो होता है 44% और बाकी में अदर आ जाता है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं विष धातु बनाते हैं। विष धातु में कौन बनाते हैं, लैंथेनाइड जो होते हैं विष धातु का निर्माण करते हैं। विष धातु की अगर बात करें तो विष धातु बहुत हल्की होती है। विष धातु क्या होती है, बहुत हल्की होती है, लाइट वेट की मेटल होती है। ठीक है, और अगर इनके बारे में बात करें तो इनका उपयोग गोली बनाने में, गोला बनाने में, ठीक है, और हल्की चीजें बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। गैस के लाइटर वगैरह इन सारी चीजों में इसके उपयोग किए जाते हैं। ये विष मेटल्स की कुछ बातें हैं, तो जो हमारे नोट्स में खूब अच्छे से लिखा हुआ है और वहां से तो विष मेटल का टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास एक टॉपिक और आता है हमारे पास, वो हमारे पास इसमें आता है, वो आता है लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन देखिएगा। एक हमारे पास आएगा एक्टिनाइड संकुचन। ठीक है, एक्टिनाइड संकुचन एक टॉपिक हमारे पास है, लैंथेनाइड संकुचन, और एक टॉपिक हमारे पास एक्टिनाइड संकुचन। देखिए ये मेरे पास लैंथेनम है बेटा। लैंथेनम का परमाणु क्रमांक 57, तो ये मैंने लिखा यहाँ पर, क्या लिखा मैंने लिखा जीनोन 54 और ये मेरे पास हो जाएगा 54 और तो 56 और एक 57। ठीक है, ये 4 ओके। अब उसके बाद में आएगा रेसिड्यू, ये 58 हो गया। 58 के बाद में जाकर म्यूटेशन 70 बनाएगा, है ना बेटा। तो ये जीनोम का कितना हो गया, 54 हो गया। 54 के बाद में ये 56 और ये 57 और ये ओके। अब इसकी बात करते हैं तो ये जीनोम क्या हो जाएगा, 54 और 56 और एक 57 और 14 कितने हो जाएंगे, 76। तो बताइए यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आए, इसी को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनाइड संकुचन का मतलब होता है लैंथेनम के बाद आने वाले तत्वों का आकार क्रमिक रूप से छोटा होता जाता। लैंथेनम के बाद आने वाले तत्वों का आकार जो होता है वो क्रमिक रूप से छोटा होता जाता है, इसे लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता। तो आपको ये याद रखना है कि लैंथेनम के बाद जितने भी तत्व आते हैं, उनका आकार जो होता है ना वो क्रमिक रूप से क्या होता जाता है, उनका छोटा होता जाता है। इनको कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। तो आप क्या लिखोगे, लैंथेनम के बाद आने वाले तत्वों का आकार क्रमिक रूप से छोटा होता जाता है, इसे लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता। ठीक है, अब क्यों होता जाता है तो वो देखिए भाई, लैंथेनम का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है। उसके बाद में क्या होता है, लैंथेनम जो होता है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है। उसके बाद 4f की ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश न करके 4f में प्रवेश करता है और यह क्रम 14 तक चलता रहता है, जिससे प्रभावी नाभ के आवेश के मान में वृद्धि हो जाती है और परमाणु का आकार लगातार छोटा होता जाता है। इसको कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। ये हमारा एक टॉपिक है, ये हमारे पास हो गया लैंथेनाइड। अब हमारे पास आएगा एक्टिनाइड संकुचन। जिस तरह लैंथेनाइड संकुचन होता है सेम उसी तरह हमारे पास होता है एक्टिनाइड संकुचन। तो आप ये देखिए एक्टिनियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 89। क्या होता है, 89 है ना, 89 होता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, रेडॉन का मतलब हो गया बेटा 86 और ये दो मेरे पास कितना हो गया 88 और एक 89 और ये 5f। उसके बाद में आ गया थोरियम का कितना हो गया बेटा 90। तो ये कितना हो गया, रेडॉन का मतलब 86 और दो कितना हो गया 88 और एक 89 और एक ये 90। अब उसी तरह मेरे पास आएगा लॉरेंशियम भी 103 है। तो यहाँ पर आएगा रेडॉन 86 और कितना होगा 88 एक 89 और 14 कितने हो गए बेटा 103। तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, इसीलिए कहते हैं एक्टिनाइड। एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्वों का आकार जो होता है वो क्रमिक रूप से छोटा होता जाता है, इसे एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। क्योंकि एक्टिनियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d में प्रवेश करता है, उसके बाद में 4f की ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करता है और यह क्रम लगातार चलता रहता है। इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन में प्रवेश करने के कारण इसका आकार छोटा होता जाता है, इसे एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं।
लैंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन में कौन सा ज्यादा होगा? तो आपको पता है लैंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन होते हैं ना, उन लैंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन में जो लैंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन होते हैं ना, उनमें एक्टिनाइट संकुचन ज्यादा प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि एक्टिनाइट संकुचन में क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के बाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद प्रभावी नाप के आवेश के मान में ज्यादा वृद्धि होती। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं। लैंथेनाइट संकुचन में क्या होता है, लैंथेनाइट संकुचन में प्रभावी नाप के आवेश में वृद्धि होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, देखिएगा लैंथेनाइट संकुचन एक्टिनाइट संकुचन तो आपका हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लैंथेनाइट संकुचन पुराने पेपर आप रीड करोगे, लैंथेनाइट संकुचन एक्टिनाइट संकुचन में आपको बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा कि लैंथेनाइट संकुचन में क्या होता है, लैंथेनाइट संकुचन में प्रभावी नाभिकीय आवेश, लैंथेनाइट संकुचन में प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, दूसरा है लैंथेनाइट संकुचन में क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव में कमी, लैंथेनाइट संकुचन में परिरक्षण प्रभाव में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगला जो आएगा मेरे पास वो जो आता है लैंथेनाइट संकुचन में, वो 4D और 5D का आकार समान आ जाता है। 4D और 5D, 4D व 5D का आकार लगभग समान आ जाता है, आकार समान आ जाता है, आकार क्या जाता है, समान आ जाता है। अब देखिए कैसे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और ये मैग्नीज है, ये फेरियम है, ये कोबाल्ट है, ये निकेल है, ये कॉपर है और ये जिंक। ठीक है, यहाँ पर आएगा एल्यूमिनियम आएगा, ये जर्कोनियम आएगा, ये नाइट्रियम, ये मॉलिब्डेनम, ये टेक्नीशियम, ये रुथेनियम, ये रोडियम, ये पैलेडियम, ये अर्जेंटम और ये लैंथेनम 57, HF72, HF72, लैंथेनम, हेप्टेनम, टैंटनम, टंगस्टन, ये रीनियम है, ये ऑस्मियम है, ये इरिडियम है, ये ट्रिटी है, ये एयू है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सवाल ये है कि ऊपर से नीचे आते हैं, ये 3D है, ये 4D है और ये 5D श्रेणी है, तो इन दोनों का आकार बराबर क्यों? लैंथेनाइट संकुचन के कारण। इसके कारण लैंथेनाइट संकुचन के कारण आपको सवाल इस तरह से मिलेगा, ZR व HF की त्रिज्या लगभग समान होती है। क्यों? क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा आपको कि ZR और HF जो होता है, ZR और HF की त्रिज्या लगभग समान होती है। क्यों? क्योंकि ZR और HF की त्रिज्या लगभग इसलिए समान होती है क्योंकि इनके मध्य लैंथेनाइट संकुचन पाया जाता है। इसे लैंथेनाइट संकुचन के कारण ZR व HF की त्रिज्या बराबर होती है। एक और सवाल आपको इसमें मिलेगा कि AG व AU, AG व AU की AG और AU जो होता है ना, इस AG और AU का AG और AU, AG और AU ये दोनों है, तो इस AG और AU का आयनिक लेवल लगभग समान होता है। क्यों? तो आप लिख सकते हैं इसमें कि AG और AU जो होते हैं ना, उनका आयनिक लेवल लगभग समान होता है। AG और AU का आयनिक लेवल लगभग समान होने का इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि इनमें भी लैंथेनाइट संकुचन पाया जाता है। ये लैंथेनाइट संकुचन क्या होगा? ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखना बेटा, F ब्लॉक के तत्वों का वो उसका एक्टिनाइट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपको याद रखना एक्टिनाइट्स होते हैं, एक्टिनाइट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ठीक है, तो एक्टिनाइट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-2F 1 to 14, 1 to N-2F, N-2F 1 to N-2F 1 to 14 होता है। ठीक है, और N-1D 0 से 2 होता है, बस ये कंफर्म करना है यहाँ पर। और ये ND यहाँ पर होगा NS2 होगा, या मान लीजिएगा NS2 कर देते हैं। ठीक है, ये होता है। यहाँ अगर आप 7S2 लोगे तो यहाँ लोगे 5D नहीं, यहाँ 6D 0 से 2 आएगा और यहाँ आएगा 5F 1 to 14। ये क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, जैसे आपको थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, बताया मैंने किस तरह से लिखते हैं थोरियम का, जे इनका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको आप लिख सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखनी है कि PM लैंथेनाइट श्रेणी का मात्र एक ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव होता है। PM प्रोमेथियम। ठीक है, प्रोमेथियम एकमात्र ऐसा तत्व है जो लैंथेनाइट श्रेणी में रेडियो एक्टिव होता, ये आपको याद रखना है। प्रोमेथियम एक ऐसा तत्व है। तो उसके बाद में एक और सवाल पूछा जाता है अंतर, कि यहाँ तो आपके पास आएगा लैंथेनाइट, ठीक है, और यहाँ आपके पास आएगा एक्टिनाइट, तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में आप अंतर भी लिख सकते हो कि लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी में क्या अंतर होता है, ये भी आप इसमें लिख सकते हो।
तो देखो इनमें जो होती है लैंथेनाइड में या तो +3 होगी या +2 होगी या +4 ऑक्सीकरण अवस्था होगी या +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +4 +5 सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं पॉसिबल। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें टीएम मात्र एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है और इसमें ऑल रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, सभी के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ये ध्यान रखना कि ये तत्व है ना वो ऑक्सो आयन नहीं बनाते, ये जो तत्व होते हैं ना वो ऑक्सो आयन नहीं बनाते, ये जो तत्व है ना वो ऑक्सो आयन बनाते। उसके बाद और हम इसमें लिख सकते हैं कि इनमें संतुलन बनाने की प्रवृत्ति पे कम होती है और इनमें संतुलन बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, क्योंकि इनका आकार छोटा होता। इस तरह से आप इसमें से लिख सकते हैं कि ये हमारा डी ब्लॉक के कुछ मेन बातें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एक याद रखना कि ये आपको कभी रिएक्शन करवानी है, जैसे ये मैंने लिखा है लैंथेनाइड से, लैंथेनाइड इक्वल टू होता है एल्युमिनियम, आप ये समझो, लैंथेनाइड इक्वल टू होता है एल्युमिनियम। लैंथेनाइड इक्वल टू एल्युमिनियम का मतलब ये हुआ कि लैंथेनाइड जो होता है बिल्कुल सेम टू सेम एल्युमिनियम की तरह होता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लो कि लैंथेनाइड जो होते हैं ना वो लैंथेनाइड एल्युमिनियम की तरह होते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम अगर AlCl3 बनाता है तो लैंथेनाइड भी LnCl3 बनाए। अगर मान लीजिएगा एल्युमिनियम AlH3 बनाता है तो लैंथेनाइड भी LnH3 बनाएंगे। मान लीजिए एल्युमिनियम AlOH3 बनाता है तो लैंथेनाइड भी LnOH3 बनाते हैं। चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, सपोज कीजिए एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाता है, Al बनाता है तो लैंथेनाइड भी Ln3n बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। मुझे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें देखना है, सीरियम OH होल प्राइस और ये है NuOH का होल प्राइस, सीरियम 4 आयन सॉरी। तो ये तो मैक्सिमम क्षारीय होता है और ये न्यूनतम होता है, ऐसा क्यों? साइज फैक्टर लगेगा यहाँ पर। इसका साइज क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है सीरियम का, और ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा इसलिए ये अधिकतम क्षारीय होता है और ये क्या होता है, न्यूनतम क्षारीय होता। ठीक है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखनी है बस वो यही है कि कृत्रिम तत्व क्या होते हैं। कृत्रिम वो अपन इसको लिख सकते हैं परायूरेनियम तत्व, परायूरेनियम तत्व। परायूरेनियम तत्व क्या होते हैं, इस वाले टॉपिक को भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। परायूरेनियम तत्व क्या होते हैं, परायूरेनियम तत्व के बारे में क्या होते हैं। तो यूरेनियम के बाद यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। तो इसके बाद जितने भी तत्व आएंगे वो सारे परायूरेनियम तत्व होते हैं। परमाणु क्रमांक 92 के बाद पाए जाने वाले सभी तत्व परायूरेनियम तत्व होते हैं। इनको कृत्रिम तत्व भी कहते हैं, इन्हें मानव निर्मित तत्व भी कहते हैं। इनको सबको प्रयोगशाला में बनाया जाता है और इनका एक और नाम रखा जाता है, इन्हें अति भारी तत्व भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई इस चैप्टर में, और इस चैप्टर के क्वेश्चन वगैरह जो बच रहे हैं वो किसी एक क्लास में मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच सुनने के लिए और समझने के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट